नमस्ते स्टूडेंट्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूनिट 2 के दूसरे चैप्टर प्री 1917 एंड पोस्ट 1917 टिल इंडिपेंडेंस के बारे में बात करेंगे। इस बार एक्सप्लेनेशन फीमेल एआई वॉइस में होगी क्योंकि हमारे चैनल पर हमेशा मेल वॉइस ही क्यों हो। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ये कहानी है आज़ादी के उस लंबे सफ़र की जो शुरू तो हुआ था मुट्ठी भर लोगों से, लेकिन जिसने करोड़ों लोगों की किस्मत बदल दी। तो चलिए इस दिलचस्प सफ़र की शुरुआत करते हैं। ये पूरी कहानी, ये पूरा आंदोलन शुरू होता है सिर्फ एक नंबर से, 72। जी हाँ, सही सुना आपने। भारत जैसे विशाल देश की आज़ादी की लड़ाई की नींव रखी थी सिर्फ 72 पढ़े लिखे लोगों ने, जो 1885 में बॉम्बे के एक हॉल में मिले थे। तो बात है 1857 के गदर के बाद की। अंग्रेज़ों ने भारत पर अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर ली थी। माहौल में एक तरह की घुटन थी, और इसी घुटन के बीच कुछ पढ़े लिखे भारतीयों को ये एहसास हुआ कि अब चुप बैठने से काम नहीं चलेगा, अपनी आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। अब यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार थ्योरी आती है जिसे सेफ्टी वॉल्व थ्योरी कहते हैं। सोचिए, एक प्रेशर कुकर है, अगर उसकी सीटी या वॉल्व ना हो तो क्या होगा? वो फट जाएगा। तो इस थ्योरी के हिसाब से एक ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम ने कांग्रेस को इसीलिए बनवाया ताकि भारतीयों का जो गुस्सा अंदर ही अंदर उबल रहा है वो बातचीत के जरिए बाहर निकल जाए और 1857 जैसा कोई दूसरा बड़ा विद्रोह ना हो। हालांकि कई हिस्टोरियंस इसे नहीं मानते, पर थ्योरी तो काफी इंटरेस्टिंग है। तो कांग्रेस तो बन गई, लेकिन उसके शुरुआती 20 साल वो एक अलग ही दौर था। ये दौर था मॉडरेट्स का, यानी नरमपंथियों का। चलिए देखते हैं कि आखिर इनका काम करने का तरीका क्या था। इस दौर के बड़े नाम कौन थे? सबसे पहले तो दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इन्होंने ही ड्रेन ऑफ वेल्थ थियोरी दी थी, जिसने बताया कि कैसे अंग्रेज भारत को लूट रहे थे। फिर आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, जो आगे चलकर गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु बने, और इनके साथ थे फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जैसे बड़े बड़े लीडर्स। तो सवाल यह है कि ये मॉडरेट्स आखिर चाहते क्या थे? इनकी मांगें बहुत सिंपल थीं कि भाई सरकारी नौकरियों में और भारतीयों को लो, मिलिट्री पर खर्चा कम करो, प्रेस को आज़ादी दो। और इसे पाने का उनका तरीका एकदम पोलाइट, मतलब चिट्ठियां लिखो, मीटिंग्स करो, प्रस्ताव पास करो, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम स्कूल में प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते थे। मतलब इन सब की जड़ में एक बहुत सीधी सादी सोच थी। उनको लगता था कि अंग्रेज लोग फेयर हैं, न्यायप्रिय हैं। अगर हम अपनी बात ढंग से, तमीज से रखेंगे तो वो हमारी बात जरूर सुनेंगे और मान जाएंगे। लेकिन अर्जियों और याचिकाओं का ये दौर हमेशा तो नहीं चल सकता था, है ना? जल्द ही इस कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था, एक रेडिकल शिफ्ट। और देखिए हालात कितनी तेजी से बदले। 20 साल हो गए थे चिट्ठियां लिखते लिखते, पर मिला कुछ खास नहीं। और फिर 1905 में अंग्रेजों ने वो कर दिया जिसने आग में घी डालने का काम किया, बंगाल का बंटवारा। इस एक फैसले से पूरे देश में गुस्सा भड़क उठा, और इसी गुस्से की लहर पर सवार होकर कांग्रेस में एक नया ग्रुप उभरा, जिन्हें कहा गया एक्सट्रीमिस्ट्स, यानी गरमपंथी। और देखते ही देखते 1907 में कांग्रेस 2 टुकड़ों में बंट गई। अब इन गरमपंथियों का तरीका मॉडरेट से बिल्कुल उल्टा था। इनका कहना था कि भाई भीख मांगने से आज़ादी नहीं मिलती, उसे छीनना पड़ता है। और इनकी पूरी सोच को बाल गंगाधर तिलक का ये एक नारा ही सब कुछ बता देता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। कहाँ वो विनम्र याचिकाएं और कहाँ ये सीधी चुनौती। और फिर कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जो पूरे खेल को ही बदलने वाला था, महात्मा गांधी। उनके आते ही कांग्रेस, जो अब तक कुछ पढ़े लिखे लोगों का क्लब थी, वो बन गई एक मास मूवमेंट, एक जन आंदोलन। लेकिन गांधी के मास मूवमेंट बनने की जमीन तैयार की एक बहुत ही दर्दनाक घटना ने, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस एक घटना ने अंग्रेजों के न्याय पर जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था ना, उसे पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। और पूरे भारत को महसूस हुआ कि अब एक नए रास्ते और एक नई लीडर की जरूरत है। और इसी माहौल में गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई को 2 ऐसे हथियार दिए जो पहले किसी ने सोचे भी नहीं थे, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, और सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा।
ये रेवोल्यूशनरी इसलिए था क्योंकि अब आज़ादी की लड़ाई सिर्फ पढ़े लिखे लोगों की नहीं रही। अब हर आम आदमी, हर किसान, हर मजदूर इस लड़ाई का सिपाही बन सकता था। गांधी जी के आने के बाद पूरे आंदोलन को 3 बड़े पिलर्स पर खड़ा किया गया। पहला था 1920 का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मतलब हम तुम्हारे साथ सहयोग ही नहीं करेंगे। फिर आया 1930 का सॉल्ट मार्च, एक मुट्ठी नमक ने ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। और आखिर में 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब अब बात आर या पार की थी। तो अब हम कहानी के बिल्कुल आखिरी दौर में हैं, द फाइनल चैप्टर। वो दौर जहां आज़ादी तो मिली, लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत चुकाकर। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन और उसके इस नारे करो या मरो में सब कुछ साफ था। अब कोई चिट्ठी नहीं, कोई पिटिशन नहीं, अब तो बस एक ही बात थी, एक ही मांग थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और फिर वो साल आया जिसका सदियों से इंतजार था, 1947। हमें आज़ादी मिली, ब्रिटिश राज खत्म हुआ, एक नया लोकतांत्रिक देश बना। लेकिन ये आज़ादी अपने साथ एक बहुत बड़ा जख्म लेकर आई। देश का बंटवारा, भयानक दंगे और लाखों लोगों का विस्थापन। एक तरफ खुशी थी तो दूसरी तरफ बहुत बड़ा दर्द। तो सोचिए, एक कमरे में 72 लोगों से जो सफ़र शुरू हुआ था, 62 साल बाद वो करोड़ों लोगों की आज़ादी पर जाकर ख़त्म हुआ। ये सफ़र था याचिकाओं से क्रांति तक का, मॉडरेट से लेकर गांधी तक का। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए। सोचकर देखिए, अगर मॉडरेट्स का तरीका थोड़ा और अग्रेसिव होता या एक्सट्रीमिस्ट्स ने थोड़ा और सब्र दिखाया होता, तो क्या होता? क्या आज़ादी की कहानी कुछ अलग होती? इतिहास का यही तो मज़ा है, ये हमेशा हमेशा सोचने पर मजबूर करता है, व्हाट इफ? आज के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में हम गांधी जी के बारे में डिटेल में बात करेंगे और ये चैप्टर पूरा करेंगे। तो इस क्लास को फिर से रिवाइज कर लीजिए और ऑल द बेस्ट।